हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू सेशंस ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। सो वो कहते हैं कि समय और लहरें कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो देखिए बच्चा जी, 11th क्लास है, लॉकडाउन है, तो ये मत सोचिए कि हमारे स्कूल खुल जाएंगे। अभी तक स्कूल खुलने के 1-2 महीने तक कोई भी चांसेस नहीं हैं। इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, घर बैठें, पढ़ाई करें और किसी का भी इंतज़ार ना करें कि अब ये होगा तो हम ये काम करेंगे। अभी आपके पास टाइम है, टाइम को यूटिलाइज़ करिए और उस टाइम को वैल्यूएबल बनाइए। पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर का काम शुरू हुआ, जिसमें हमने कॉमन नेमिंग्स के बारे में पढ़ा था। राइट, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ा था। लेकिन उसमें हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे कि कॉमन नेम्स के क्या क्या ड्रॉबैक थे, इसलिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। राइट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, साइंटिफिक नेमिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरह से ये एग्जिस्टेंस में आए। साइंटिफिक नेम अगर मैं बात करूं तो वो वाला सिस्टम था, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम था ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का। तो आज के वीडियो सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं आज का। तो टॉपिक है हमारा साइंटिफिक और टेक्निकल नेमिंग अंडर द हेडिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखिए वही बात आ गई कि साइंटिफिक नेमिंग का मतलब, अगर साइंटिफिक अगर वर्ड देखूं, यानी कि किसी भी साइंटिफिक बेसिस पे आधारित होता है और ये नाम हमेशा यूनिवर्सल रहता है, वेदर यू आर लिविंग इन इंडिया, वेदर यू आर लिविंग इन यूएसए, वेदर यू आर लिविंग इन वेस्ट इंडीज, और कहीं भी आप रहें। राइट, ये एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक होता है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर और एप्रोप्रिएट नेम दिया जाता है, ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है अपनी पहचान किसी भी कंट्री में अगर चला जाए तो वो कभी भी खत्म ना हो। देखिए, साइंटिफिक नेमिंग और टेक्निकल नेमिंग एंश्योर्स दैट ओनली वन नेम इज गिवन टू ऑर्गेनिज्म। पॉइंट नंबर 1, ओनली वन नेम and description of the organism should help the other people to arrive at the same name in any part of the world। यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी वर्ल्ड के कोने में चला जाए, तो अगर कोई स्पीशीज है जिसको वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो साइंटिफिक नेम क्या हेल्प करेगा उसे कि उस कोने में भी जाके भी उस पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम का वही नाम रहेगा या उस पर्टिकुलर स्पीशीज का वही नाम रहेगा। इसलिए साइंटिफिक नेम क्या करता है, उसको एक ऐसी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी पर्सन किसी भी कोने में चला जाए उस पर्टिकुलर स्पीशीज को ढूंढने में उसको दिक्कत ना आए। बात समझ में आई। बड़ा ही सिंपल सा है। तो देखिए, अब जो हम आगे आपको चीज़ बताने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको इसका जो एक हमने सिस्टमेटिक तरीके से डिस्क्रिप्शन बनाया है, ये बहुत ही कम जगह आपको ये डाटा मिल पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो नॉमेनक्लेचर है उसकी कौन कौन से टाइप्स हैं। राइट, तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स कह सकते हैं या साइंटिफिक नेमिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कितने तरह के नाम आए। सबसे पहले जो सिस्टम आया साइंटिफिक नेमिंग का, दैट वाज द पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। एनसी का मतलब है यहाँ पे नॉमेनक्लेचर। तो देखिए, अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या कोई भी किताब पढ़ेंगे, तो साइंटिफिक नेमिंग के लिए जो यूजुअली आपको सिस्टम दिया गया होगा, वहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा, वो यूजुअली बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में दिया होता है। राइट, लेकिन हम दो और भी पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या हुआ, मैनी, तो नॉमिनल का मतलब है मैनी नेम्स। ये जो पॉलिनोमियल का मतलब ये था कि एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे नाम दिए जाते थे या एक बहुत ही लंबा सा नाम होता था। राइट, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो ये था बिफोर 1750, तो बहुत ही इलस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्टिव नेम होता था ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि कैरियोफाइलम एक प्लांट है, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या था, कैरियोफाइलम सेक्साटेलिस फोलिस ग्रामिनियस अम्बलेटिस कोरिम्बिस। छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, नहीं ये बड़ा ही है, लेकिन अब देखिए ये इतना बड़ा नाम है। व्हाट वाज द डिसएडवांटेज कि ये नाम क्या होता था, बहुत ही लॉन्ग था, बहुत ही लेंथी था, और इसको याद कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। राइट, आप सबके लिए एक असाइनमेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो ये इतना बड़ा नाम है
इसका मतलब क्या है। आप सारे इसको सॉल्व करके या आप कह सकते हैं फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस नेम, राइट। अब दूसरा जो सिस्टम आया, जो एक्सेप्टेड सिस्टम है अभी तक का जो एक्सेप्टेड सिस्टम है साइंटिफिक नेमिंग का, दैट वाज द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो देखिए बाय में फर्स्ट वर्ड कौन सा आ रहा है, बायनॉमियल में बाय, यानी बाय का मतलब क्या होता है, टू, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे। कितने नाम होंगे, दो नाम होंगे। सो दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लिनियस, बहुत बार नीट में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सो इनकी जो बुक आई फिलोसफिका बोटानिका इन 1751, इन्होंने इसमें सबसे पहले इनको यूज़ करना शुरू किया, लेकिन इंटरनेशनली तौर पे इन नामों को एक्सेप्ट कह सकते हैं या जो रिकग्नाइज होना शुरू हुआ, इनकी दो किताबें आई जिसमें इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया साइंटिफिक नेमिंग का, और उन दो बुक्स का नाम था, ये भी बहुत बार नीट में पूछी जाती हैं एमसीक्यू के तौर पे। सो जो उन्होंने बॉटनी में निकाली थी, बताया था आपको, स्पीशीज प्लांटेरम, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1753, डेट्स भी पूछी जाती हैं। और उसी किताब का 10th एडिशन था सिस्टमा नेचुराई, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1758। सो देखिए बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं। क्योंकि ये सिस्टम हमें डिटेल्स में पढ़ना है तो इसको हम आगे एलेबोरेट करेंगे। अभी ये बता देते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू दिस नोमेनक्लेचर विल कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, या कह सकते हैं टू नेम्स। फर्स्ट इज द जेनरिक नेम एंड अनदर इज द स्पेसिफिक नेम। तो स्पेसिफिक नेम को स्पेसिफिक एपिथेट भी कहा जाता है, ये 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने। सो जो जेनरिक नेम है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, जीनस को, और जो स्पेसिफिक नेम है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। सो यही अभी तक का जो एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर है वो है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंगीफेरा इंडिका है, तो मैंगीफेरा क्या है इसमें, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीशीज। सो इसके रूल्स हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे इसके बाद। अब जो तीसरा सिस्टम था दैट वाज द ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो कभी कभी क्या होता है कि आप इसको बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का मॉडिफिकेशन ही कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के तीन नाम होते हैं। हाउ मेनी नेम्स, तीन है। जैसे बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है होमो सैपियंस सैपियंस। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन बींग्स का नाम होता है होमो सैपियंस, लेकिन कभी कभी हम तीन नेम यूज करते हैं। तो नीट में बहुत बार ये पूछा जाता है व्हाट वाज दैट थर्ड नेम। सो दैट जैसे कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में जेनरिक और स्पीशीज होता है, सो इसमें जो फर्स्ट नेम रहता है वो रहता है सब स्पीशीज। तो सब स्पीशीज क्या होता है ये हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे जब हम हायरार्कियल कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। सो क्योंकि हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली बायनॉमियल नोमेनक्लेचर्स के बारे में पढ़ना है, सो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं जो इस आज के वीडियो सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और नीट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एक्सेप्टेड सिस्टम है साइंटिफिक नेमिंग का, जिसको बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। सो 9th क्लास में भी आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, तो देखेंगे कि आज 11th क्लास में हम नया आज क्या सीखने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को शुरुआत जब हुई तो इसको 5 कोड में बांटा गया, क्योंकि देखिए हमारे पास अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिटी हमने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को 5 कोड दिए। कितने कोड दिए, 5। सबसे पहला कोड दिया, नीट में बहुत बार पूछी जाती है इनकी एब्रिविएशंस, ICBN। सो इट वाज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज फॉर प्लांट्स, क्योंकि बॉटनी है। उसके बाद नंबर 2 आया ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट वाज फॉर एनिमल्स। उसके बाद आया ICBAC, तो BAC का मतलब है यहाँ पे बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद आया ICVN,
इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर वायरसेस के लिए। उसके बाद आया ICNCP, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, जिन प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाता था। तो ये थे 5 तरह के कोड जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में इंट्रोड्यूस हुए, राइट। अब हम चलते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट वाज द रूल्स। सो अगर मैं रूल्स की बात करूं तो बारी बारी से रूल्स को अब हम डिस्कस करते हैं। सो देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बाय है, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम रहता है। कितना नाम रहता है? एक। उस एक नाम में कितने होते हैं? 2 वर्ड्स होते हैं। कितने वर्ड्स होते हैं? 2। द फर्स्ट इज द जेनरिक एंड अनदर इज द स्पेसिफिक। डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, तो हम आप वहां से डिस्कस ये देख सकते हैं। सो 2 वर्ड्स हैं, पहला है जेनरिक, दूसरा है स्पेसिफिक। ये था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, जेनरिक नेम इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। सो पहले किसको लिखा जाता है? जेनरिक नेम को, उसके बाद लिखा जाता है स्पेसिफिक नेम को। तो कभी कभी क्या होता है कि आप बड़े सारे नाम्स देखेंगे, तो नाम्स के बाद कुछ ऑथर्स के नाम लिखे होते हैं कि जिन्होंने उनको डिस्कवर किया है। सो उसके बाद डिस्कवरर का नाम भी हम लिख सकते हैं, ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं, इस तरह से करके। तो ये उसके बाद आएगा स्पीशीज के बाद या स्पेसिफिक नेम के बाद। अब नंबर 3, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम। अब जो ये जेनरिक और स्पेसिफिक नेम हम लिख रहे हैं, ये 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया फेल हो गया तो वो जो नाम होगा वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंडर नहीं होगा। आप तो कहते हैं कि जी बायो में स्पेलिंग ही बड़े मुश्किल है, तो क्या 12 लेटर का कोई बहुत बड़ा स्पेलिंग हो गया? अब नंबर 4, द जेनरिक नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए इसका पहला लेटर कैसा होता है? कैपिटल, बिकॉज दिस इज जेनरिक नेम। एंड स्पेसिफिक नेम इज रिटन विद, या जब वो शुरुआत होती है उसकी, दैट शुड बी ऑफ स्मॉल लेटर, राइट। सो कैपिटल लेटर में क्या यूज होता है इंग्लिश में? नाउन। नाउन जितने भी होते हैं उनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन। वैसे ही जो स्पेसिफिक नेम होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है मेरे ख्याल से। सो इन्होंने कंपेयर किया है जेनरिक नेम को नाउन के साथ और एडजेक्टिव को स्पेसिफिक नेम के साथ, राइट। अब रूल नंबर 5, इफ स्पेसिफिक नेम बिलोंग्स टू ऑथर। सो लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन कभी कभी आप ऐसे नाम देखेंगे कि वहाँ पे क्या होगा, जो पूरा स्पेसिफिक नेम होगा वो किसी ऑथर के नाम पे हो सकता है या किसी प्लेस के नाम पे हो सकता है। सो उस केस में आपको क्या करना है कि जो ऑथर का नाम होगा वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इन दोनों नामों को अगर आप कंपेयर करें, ये पहला लेटर कैपिटल है, ये स्मॉल है, लेकिन इन दोनों के जेनरिक भी और स्पेसिफिक नेम दोनों क्या है? कैपिटल है। द रीजन बिंग दैट, क्योंकि ये जो शानी था ये साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए इसका जो स्पेसिफिक नेम है ये कैपिटल लेटर्स में है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बहुत सारी बुक्स में आपको दिया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, राइट। अब उसके बाद स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू 2 ऑर्गेनिज्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये स्पेसिफिक नेम होता है ना, ये हम 2 ऑर्गेनिज्म को दे सकते हैं, लेकिन जो जेनरिक नेम होता है इट इज ऑलवेज यूनिक फॉर एन ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो जेनरिक नेम होता है ये यूनिक होता है। जिस तरह से मैंने यहाँ एग्जांपल ये देखिए मैंगीफेरा इंडिका, ये जेनरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा लिया हुआ मैंने होलोप्टेलिया इंडिका। तो यहाँ पे अगर देखिए इनकी जो स्पेसिफिक नेम है वो सेम है, लेकिन जेनरिक नेम क्या है? अलग अलग है। तो नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको घुमा फिरा के। सो इस चीज़ का ध्यान रखें, जेनरिक नेम इज ऑलवेज यूनिक, बट स्पेसिफिक नेम जो होगा ये हम क्या कर सकते हैं? 2 ऑर्गेनिजम्स को दे सकते हैं, राइट। अब तो जिस द मोस्ट अवेटेड रूल जिसका आप सब इंतजार कर रहे होंगे कि जो स्क्रिप्ट होती है, साइंटिफिक नेम की जो स्क्रिप्ट होती है, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो वो कैसी होती है? इटैलिसाइज, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ी राइटिंग में लिखा जाता है। या उसके बाद अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो साइंटिफिक नाम को हमेशा क्या करें? अंडरलाइन करें।
अगर अंडरलाइन नहीं हो रहा है तो साइंटिफिक नेम को क्या करें, बोल्ड करें। ये 3 रूल होते हैं उसकी स्क्रिप्ट के। लेकिन अगर ऑथर का नाम आ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, इसको डिस्कवर किया था लीनियस ने। किसने डिस्कवर किया था? लीनियस ने। अगर यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला, देखिए अभी तक मैंने अंडरलाइन भी इसीलिए नहीं किया था। सो ये देख लिया, अब मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये हो गया अंडरलाइन। लेकिन अगर इन केस ऑथर का नाम आता है तो वो आपको कैसे लिखना है? इटैलिसाइज नहीं लिखना है, उसको आपको रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है। तो ये डिस्कवर किया था जैसे कि लीनियस ने, तो ये मैं लिखूंगा रोमन में, ये उसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, और ये अंडरलाइन भी नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी बुक्स में शॉर्ट फॉर्म भी दिया होता है, जैसे कि एल भी दिया रखा हो सकता है, आपको एल भी होगा, तो आप देखना ज़रूर बुक्स में एग्जाम्पल, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी 2-3 एग्जाम्पल्स डेफिनेटली बताइएगा। सो जो ऑथर का नाम है, एक तो अगली बात यह है कि ऑथर का नाम कैपिटल लेटर में, ऑथर का नाम ना ही अंडरलाइन होगा, और ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। बात समझ में आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने क्या बताया था कि जब ये साइंटिफिक नेम्स को देना शुरू किया साइंस में, तो जो सबसे पहला जो एक्सेप्टेड सिस्टम था, दैट वाज डेवलप्ड बाय लीनियस इन हिज 2 बुक्स, दैट वाज द स्पीशीज प्लेंटेरम एंड द सिस्टमा नेचुरे। तो प्लेंटेरम में उसने बताया प्लांट्स के बारे में, और नेचुरा में बताया एनिमल्स के बारे में। सो उससे पहले के जितना भी नॉमेनक्लेचर होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके बाद का जो नॉमेनक्लेचर होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नाम, देखिए, नो नेम्स आर रिकग्नाइज्ड प्रायर यूज्ड बाय लीनियस। कि अगर मान लीजिए कि हमने एक नया स्पीशीज डिस्कवर किया, डिस्कवर नहीं किया कि फॉर एग्जांपल हमें मिल गया, और हमें उसके बारे में नहीं पता था कि ये स्पीशीज पहले से भी डिस्कवर हुआ था, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपने उसको बाय चांस नया नाम दे दिया है, और आपको फ्यूचर में ये पता चलता है कि इस स्पीशीज़ का तो पहले से भी नाम था, तो जो उस स्पीशीज़ का पहले वाला नाम होगा, जो पहले वाला नाम होगा, जो इन बुक्स में पब्लिश होगा। अब नीट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीट में इन बुक्स की डेट्स पूछी जाती हैं। सो पहली जो बुक लिखी थी लीनियस ने, कौन सी वाली? रिगार्डिंग प्लांट्स, प्लेंटेरम, स्पीशीज प्लेंटेरम, वो पब्लिश हुई थी 1 मई 1753। इससे पहले कोई भी सिस्टम नहीं था। और जो सिस्टमा नेचुरे थी वो हुई थी 1 अगस्त 1758। बात समझ में आई? सो क्योंकि जितने भी बोटेनिकल नेम है या जोलॉजिकल नेम है, जितने भी नेम है, वो सारे इन बुक्स को ही फॉलो करेंगे। अगर कोई नया नाम आता है, फॉर एग्जांपल एक ही ऑर्गेनिज्म का, तो वो नया नाम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पुराना नाम ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है द लॉ ऑफ प्रायोरिटी। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन केस ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन 1 नेम, कि अगर ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा नाम है, द अर्लियर और द लेजिटिमेट नेम विल बी एक्सेप्टेड। तो कौन सा नाम एक्सेप्ट किया जाएगा? जो अर्लियर नाम होगा, जो पहले का नाम होगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज बुक्स। बात समझ में आई? सो ये थे कुछ रूल्स बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के। मुझे नहीं लगता ये इतने मुश्किल होंगे। अब मैं इनको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। चलिए, ये मैंने अब अंडरलाइन कर दिए, इसलिए मैंने पहले से ही अंडरलाइन करके नहीं रखे थे। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो बहुत सिंपल रूल्स थे, आई थिंक कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। ऐसे बुक्स में और भी आपको बड़े सारे रूल्स दिए होंगे, लेकिन ये कुछ सेलेक्टेड है कि जो आपको पता होने ही चाहिए। लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं, और नीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज का वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में आपके मुझे कमेंट्स चाहिए जो आज हमने आपको होमवर्क दिया है। सो इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।